जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मृत्युंजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज लेक्चर 2 है एसएससी जीडी के जीके जीएस का पीवाईक्यू का। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर 1 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आता है आपका, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक जीवंत नृत्य शैली जिसका प्रदर्शन जो है मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है, तो वो कौन सा नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है मटकी, स्वांग, राय और गणगौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा हो गया? स्वांग हो गया। ठीक है, स्वांग जो नृत्य है, ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका ये नृत्य किया जाता है। जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और यूपी हो गया और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। तो इस जगह पे ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में एक जीवंत नृत्य शैली कौन सा है, तो वो आपका स्वांग नृत्य है, जो कि मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? स्वांग नृत्य हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गए थे? तो 1911 में, 1921 में, 1941 में, 1931 में। तो अगर बात करते हैं गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, तो 1931 में किया गया था। और ये किस लिए किया गया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में जो स्टार्ट हुआ था। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन के साथ, ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो अगर बात करते हैं जब गांधी इरविन समझौता जब हस्ताक्षर हुआ था जो 1931 में, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन, ये भी आप याद रखिएगा। इसका अगर बात करते हैं टाइम पीरियड की, अगर बात करते हैं टाइम पीरियड 1926 से लेके 1931 तक इसका टाइम पीरियड चला लॉर्ड इरविन का। ठीक है, लॉर्ड इरविन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? लिएंडर पेस का बैडमिंटन से, क्रिकेट से, लॉन टेनिस से या गोल्फ से? ठीक है, किससे संबंध है? तो अगर बात करते हैं लिएंडर पेस किससे संबंध है? लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। आपको बताना है। फिर एक लवलीना, ठीक है, लवलीना बोरगोहन, ठीक है, लवलीना बोरगोहन, ये कौन से खेल से संबंधित है? उसके बाद अगर नीरज चोपड़ा ये कौन से खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है, ठीक है, कि नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच ये आपका कौन से खेल से संबंधित है? तो लवलीना बोरगोहन की अगर बात करें दोस्तों, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा आपको सभी को पता है कि ये जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। और आपका नोवाक जोकोविच की बात करते हैं, ये भी आपका किससे है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उस्ताद बिंदा खां, ठीक है, उस्ताद बिंदा खां का संबंध निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई, तबला, सारंगी या बांसुरी? तो उस्ताद बिंदा खां की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो सारंगी। ये आपका सारंगी वाद्य यंत्र बजाता है। ठीक है, सारंगी वाद्य यंत्र बजाता है। ठीक है, और कौन कौन सारंगी बजाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं पंडित राम नारायण, ठीक है, राम नारायण जो कि सारंगी बजाता है। ठीक है, सारंगी बजाता नारायण, पंडित राम नारायण। ठीक है, पंडित राम नारायण। उसके बाद आता है आपका सुल्तान खान, ठीक है, सुल्तान खान। तीसरे नंबर पे आता है आपका शकूर खान। ठीक है, कौन? शकूर खान, ये आपका हो गया पंडित राम नारायण सारंगी बजाता है। सुल्तान राम खान भी ये आपका सारंगी बजाता है और शकूर खान भी आपका सारंगी बजाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है? ठीक है, तो सबसे पहले आता कि आप बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्होंने गौतम के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म कब होता है? 25 वर्ष पहले हुआ था। या गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है जिसे शाक्य के नाम से जाना जाता है। तो क्या ये दोनों सही है?
अगर बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ था। जी बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ चौदह। यानी कि अगर बात करते हैं बौद्ध के जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता। हाँ, ये जो आपका राइट है। ठीक है, इसका जन्म की बात करते हैं 2500 वर्ष पहले हुआ था, ये भी सही है। गौतम बुद्ध एक छोटे गण के संबंधित थे जो इसे शाक्य के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये भी सही है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपका सही है, 1 और 2 दोनों आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो भारत कितने देशों के समुद्री सीमा करता है, तो सिर्फ 2 देशों के बीच। 2 देशों के बीच किसके किसके, एक होता है आपका श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव, ये 2 देशों के बीच भारत समुद्री सीमा साझा करता है। एक आपका श्रीलंका हो गया और एक आपका मालदीव हो गया। ठीक है, मालदीव हो गया। अगर बात करते हैं कि भारत में टोटल पड़ोसी देश कितना है, यानी कि स्थलीय सीमा से लगने वाले कितने पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो वो कितना है, 1 मिनट, वो कितना दोस्तों, आपका कितना दोस्तों, 7 है। ठीक है, कितना है, 7 है। कितना, 7 है। 7 वो कौन कौन से, आप इसको इस ट्रिक से याद रखते हैं कि बचपन में, इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। बचपन में मैंने क्या किया, MBA किया। तो इस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। तो बचपन से आपका हो गया बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, और च से हो गया आपका चीन हो गया। प से आपका पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पाकिस्तान हो गया। 9 से आपका क्या हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, और 3 ये आपका होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो गया। और बी से आपका क्या हो गया, भूटान हो गया। और ए से आपका क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, ये 7 देश है। ठीक है, 7 देश है जो भारत के स्थलीय सीमा के साथ साझा करता है। ठीक है, स्थलीय सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो अगर बात करते हैं पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो केरल में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओलंपिक में टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10/10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 2। ठीक है, 2। ठीक है, 2 की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। ठीक है, तभी वो गेम जीत सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पाँच शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की थी। और राष्ट्रीय खेल का जो यानी कि ये 37वां राष्ट्रीय खेल था, जो कि जिसका आयोजन किस राज्य में हुआ था, तो गोवा में हुआ था। और गोवा के 5 शहरों में, ठीक है, गोवा के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। वो कौन कौन से शहर थे, एक था मापुसा। ठीक है, एक था आपका मापुसा। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन से। तो अगर बात करते हैं कि 37वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। और गोवा के 5 शहर में, ठीक है, गोवा के 5 शहर में कौन कौन से 5 शहर थे, तो कौन कौन से थे, एक था मापुसा। ठीक है, मापुसा हो गया। और एक आपका हो गया मडगांव। ठीक है, एक आपका हो गया मडगांव। और एक आपका हो गया पंजिम। ठीक है, पंजिम हो गया। और एक हो गया आपका पोंडा, और एक हो गया आपका वास्को। ठीक है, इन 5 शहरों में 37वां राष्ट्रीय खेल 5 शहरों में मतलब मेजबान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन है, ठीक है, कि तीसरी, चौथी, पहली या दूसरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 5 IIT स्थापित किया गया था आपका पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना के थ्रू आपका 5 IIT स्थापित किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं कब से स्टार्ट हुआ था, 1951 से लेकर 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। किस मॉडल पे था, ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका ये जो पंचवर्षीय योजना था मुख्य रूप से कृषि,
ठीक है, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया, कृषि पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? सेंटीमीटर में, ओम में, डेसिबल में, हर्ट्ज में? तो ध्वनि प्रदूषण को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति में निम्नलिखित किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? हरित क्रांति में किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? पेट्रोलियम की, अनाज की, कपड़ा की या मशीनरी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनाज की। क्या हो गया आपका? अनाज की। ठीक है, अनाज की। ठीक है, अगर बात करते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब होता है, तो हरित क्रांति की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 1960 में। ठीक है, 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं 1960 में ही नॉर्मन बोरलॉग किसके द्वारा? ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर दशहरा भारत के किन राज्यों में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि मैसूर दशहरा, तो मैसूर दशहरा, एक मिनट दोस्तों, ये आपका ऑप्शन गलत हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। तो अगर बात करते हैं, आपको मैं आंसर बता देता हूँ। मैसूर दशहरा की अगर बात करते हैं तो मैसूर दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में मनाया जाता है मैसूर दशहरा। ये आपका 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, 10 दिनों तक चलता है ये उत्सव। और ये मैसूर दशहरा की बात करते हैं कहाँ पर? कर्नाटक में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि संविधान में कई तरह से सरकार की शक्तियाँ को सीमित करता है, सरकार के शासन को भी सीमित करने के सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। वो क्या है? मतलब जो कोई भी सरकार वो उल्लंघन नहीं कर सकता है और वो सभी नागरिक के पास होता है। ठीक है, तो वो क्या है? क्या मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितने में है? तो संविधान भाग 3 में है। अगर बात करते हैं इसका, अगर बात करते हैं अनुच्छेद के आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार 12 से लेके, ठीक है, 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार को भारत का, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है मौलिक अधिकार को। कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि अचल संपत्ति को उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को ही मूल्यह्रास कहा जाता है, या मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है? इसमें से कौन सा सही है आपका मूल्यह्रास के बारे में? ठीक है, तो ये जो आपका दोनों कथन मूल्यह्रास के बारे संबंध में सही है। अचल संपत्ति के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को ही क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल आपका 15 क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि दोस्तों वो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो टोटल मैंने 15 क्वेश्चन इस लेक्चर में डाले हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।